बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। मैं हूं आपके साथ फाइज़ा शिराजी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में यूटर्न तो बड़े आम सी बात है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से एक और यूटर्न आया। पहले वो जिस पे तनकीद किया करते थे, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था उनकी जानिब से, अब बार बार उनसे मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। एक मरतबा फिर से आज उन्होंने कहा है कि फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश उन्होंने कर दी है। ये जो एक मरतबा फिर से फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, क्या इसका मस्बत जवाब आएगा? और उन्होंने कहा है कि कोई कमेटी बना दें जो हमसे मुज़ाकरात करे। ये तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ये पहले भी बारहा कह चुके हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत से तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है, बेअख्तियार से हुकूमत है। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट बानी पीटीआई से या तहरीक इंसाफ से बात करना चाहेगी? क्या वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर चुकी है जमात इस्लामी। अब क्या जमात इस्लामी ये धरने ख़त्म कर देगी? क्या होगा इसका मुस्तकबिल? और क्या हुकूमत की जानिब से जो डिमांड्स की गई हैं जमात इस्लामी ने जो सामने रखी हैं वो भी मानी जाएंगी हुकूमत की जानिब से? इस सब का रिजल्ट क्या होगा? कहीं इंतशार की जानिब तो सूरत हाल जाती नजर नहीं आ रही। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस सब के साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि IPPs के जो मुआहदे हैं उनको रिविजिट क्या नहीं किया जा सकता, और अगर नहीं किया जा सकता तो कोई ना कोई वे आउट तो उसका होगा ना, कोई ना कोई सोल्यूशन तो उसका होगा कि 20% अगर फॉरेन है तो 80% ऐसे IPPs हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, तो क्या उनके साथ मुआहदे नहीं हो सकते, रिविजिट नहीं किया जा सकता, रीनिगोशिएट नहीं किया जा सकता? इस सब पे बात करेंगे। आपको बताते चले कि हमें ज्वाइन किया है राय हसनैन ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया राय साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शाहजाद अनवर फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया शाहजाद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसमा वदूद साहिबा, बहुत शुक्रिया आसमा आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और शाहिद अंजुम साहब, शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आसमा साहिबा, आसमा साहिबा, ये जो एक मरतबा फिर से बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की दावत दे दी एस्टैब्लिशमेंट को, ये जो पेशकश की गई है इसका क्या कोई जवाब आपकी नज़र में पॉजिटिव आता नजर आता है? देखिए जी, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना दुनिया की, हमारी नहीं दुनिया की, उसमें हमेशा आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है या आपका जो एक बैकिंग मैकेनिज्म होता है, वो हमेशा अपने आप को लोगों से अलाइन करता है। जिस पार्टी का, जिस लीडर का पॉलिटिकल कैपिटल होगा, सूनर और लेटर आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ खुद को अलाइन करेगी, क्योंकि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट इज नॉट समथिंग दैट वर्क अगेंस्ट द कंट्री। उनका इंटरेस्ट बेसिक कंट्री के साथ होता है, उनका इंटरेस्ट बेसिकली लोगों के साथ। जहां पे जिस लीडरशिप की पॉलिटिकल कैपिटल स्ट्रेंथन होगी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पेनिट्रेटेड होगी, इस्टेब्लिशमेंट खुद इवेंचुअली उसके साथ खुद को अलाइन कर लेगी। इसमें फिर हम लोग कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने उस टाइम पे उसको ले आया, इस्टेब्लिशमेंट ने उस टाइम पे उसको ले आया। इस्टेब्लिशमेंट के अपने बेबीज भी होते हैं जो कि इस तरीके से वो उनकी नशो नुमा करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के रूल के मुताबिक आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल जहां होगा, एस्टेब्लिशमेंट वहीं जाए। बानी की पीटीआई political reality, only national level leader with extreme popularity, extreme political penetration और एक concrete political ideology। बाकी लोग तो हमारे इलेक्शन से पहले अपने आइडियोलॉजी के आउट में निकल पड़ते हैं ना। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स खान साहब में मौजूद है। इसके अलावा हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बेचारा बहुत बैंकरप्ट है लीडरशिप के हवाले से। तो आप कह रही हैं कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा? अभी अगर रेडिली ना भी आए, आप मेरी तरफ से चाहे ये लिख के ले लेंगे, खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट खुद को अलाइन करेगी सूनर और लेटर। इस वजह से नहीं कि खान साहब उनका कोई एप्पल ऑफ द आई बन जाएंगे, इस वजह से कि खान साहब ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे इन्वेस्ट किया हुआ है। पास्ट में हो गया जो हो गया, लेकिन इस वक्त ये इन्वेस्टेड इन द पॉलिटिकल कैपिटल, इन द पीपल। और पीपल की पावर डेमोक्रेसी में इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत अरसे लोगों से कन्फ्रंट नहीं कर सकती। और जिस तरीके से हम इस वक्त मामला चल रहे हैं ना, ऑटो पे लगी खुद सेल्फ जनरेटिंग डिसीजंस कहीं से आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, कंस्पिरेसी थ्योरियां ही चल रही हैं। हम तो कंस्पिरेसी थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म है। ऊपर से 45-47 का टाइम बाउंड टिक कर रहा है, वो किसी वक्त भी फट जाएगा। तो ये बहुत चीजें हैं जो कि इस वक्त खान साहब की इस ऑफर की को
सपोर्ट करती हूँ, उन्हें ये ऑफर करना चाहिए था एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे। और इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को भी रिकंसिडर करना चाहिए, डेमोक्रेसी को रीसेट चाहिए, और रीसेट आवाम कर दिया था 8 फरवरी को। लेकिन आसमा, डेमोक्रेसी को रीसेट तो चाहिए, रीसेट तो तब होगा ना डेमोक्रेसी को जबकि एक्चुअल में डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में होगी। हमारे मुल्क में बेसिकली डेमोक्रेसी एक्चुअल तो है। देखिए, अवाम ने तो अपना अहद वफा कर दिया ना 8 फरवरी को जी। जहेज का आइटम आपने उन्हें दिया कि भाई जाकर ढूंढो इमरान खान साहब का कौन सा तुम्हारा वहां पे कैंडिडेट है, ढूंढ के पहले पजल खेलो, उसके बाद जाके खतरों से खेलो, उसके बाद जाके वोट दो। डेमोक्रेसी में लोगों ने तो अपना अहद वफा कर दिया। ठीक, अब तो काम है आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट और आपकी बाकी पॉलिटिकल एंटिटीज को उस अहद वफा को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आधा काम तो हो गया, आवाम ने तो कहा कि हमारा जो अभी भी एतबार है वो आपकी डेमोक्रेसी पे है। लेकिन अब जो हमारे सिस्टम है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट है और इसकी डिफरेंट एंटिटीज हैं, उन्हें भी ये कंसिडर करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको कंसिडर करना पड़ेगा। आसमा, आपका पॉइंट आ गया, राय साहब से जान लेते हैं। राय साहब, अगर डेमोक्रेसी के हवाले से बात करें, नो डाउट डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या एक्चुअल ग्राउंड पे डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में है? ये जो बानी पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की दावत की जा रही है, इसको भी डेमोक्रेसी का हिस्सा ही समझा जाए फिर? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जमहूरियत कहते किसे हैं। अगर आप जमहूरियत की बात करें तो अवाम की, जमहूर की, पब्लिक की आवाज़ को कहते हैं, पब्लिक की मंशा के मुताबिक इक़दामात को कहते हैं। आज जो सिस्टम राइज है हमारे यहाँ, उसके अंदर आप क्या समझ सकती हैं कि एक आम आदमी जिसकी 50,000 60,000 रुपया तनख्वाह हो, चलिए 30,000 हो या 70,000 रुपया तनख्वाह हो, वो इंतखाब लड़ सकता है? अगर वो इंतखाब नहीं लड़ सकता, अगर वो इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता, तो ये कैसी जमहूरियत है? जमहूरियत के अंदर तो हर किसी को एक किस्म के बराबर के वसाइल होते हैं उनके पास, और तमाम तर वसाइल के साथ उन्होंने इंतखाबात लड़ने होते हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको ये कहता है कि एक सर्टन अमाउंट आपने इंतखाबात पे खर्चनी है, लेकिन हकीकत ये है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का हो चुका है। गरीबी दावे की बात कर रहा हूं, और अगर आप सूबाई असेंबली की बात करें तो 3-4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की गेम वो भी है। तो क्या एक आम आदमी इंतखाब लड़ सकता है? यकीनन नहीं लड़ सकता। और अगर एक आम आदमी ये इंतखाब नहीं लड़ सकता तो ये जमहूरियत कैसी? जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसका नाम आपने जमहूरियत रखा हुआ है। उस निज़ाम की अगर हम बात करें तो उस निज़ाम के तहत भी खान साहब जिनको आवाजें दे रहे हैं, क्या उनको आवाजें देना दुरुस्त है? खान साहब को ये चाहिए कि अपने हमजोलियों के साथ बैठें, अपने उन लोगों के साथ बैठें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल एलीट्स हम उन्हें कह सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ना भी कहें तो दे आर पॉलिटिकल एलीट्स। आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। आप जिन लोगों को आवाजें दे रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाते रहें कि सियासत के अंदर आप लोगों की मुदाखलत है, और जब आप उन्हें ये दोबारा कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाए, मैं ये बात पुरानी हो गई कि न्यूट्रल जानवर है कौन है, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप बैलेंस कर लें, आप सियासत से बेदखल हो जाएं, लेकिन दूसरी जानिब आप उन्हें आवाजें दे रहे हैं कि आइए बैठकर मेरे साथ मुज़ाकरात करें। किस हैसियत के अंदर खान साहब ये कह रहे हैं? खान साहब, अब बिगड़े हुए लाडले की हैसियत आपकी खत्म हो चुकी है, अब वो मामलात नहीं रहे। लेकिन आपकी जानिब से कोशिश है, बार बार आवाजें दी जा रही हैं, कभी उमर अयूब के जरिए, कभी अलीमा खान साहिबा के जरिए, और फिर आप मुसलसल जो है आवाजें दे रहे हैं, लेकिन तनकीद भी नहीं छोड़ रहे। आप ये कहते हैं कि जनाब मैंने इल्जाम कोई नहीं लगाया लेकिन तनकीद की है। इल्जाम और तनकीद के दरमियान बड़ा बारीक सा एक फर्क मौजूद है, और आप उस फर्क को कई बार तोड़ चुके हैं। ठीक, शाहजाद साहब से भी जान लेते हैं। शाहजाद साहब, जिस तरीके से बार बार मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, बानी पीटीआई जिनसे बात करना चाह रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो उनसे बात करना नहीं चाह रहे। एक जानिब बार बार ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, सियासत से बेदखल हो जाएं, दूसरी जानिब बात भी करनी है तो उन्हीं के साथ करनी है, पैगामात भी भेजने हैं तो उन्हीं को भिजवाने हैं। सर, ये दोहरा मयार नहीं है? शाहजाद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फायजा। वो बकौल शायर मेहरबान होके बुला लो मुझे, जिस वक्त मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर वापस आ ना सकूं। तो बात यह है कि ये इमरान खान साहब हों, मियां नवाज शरीफ साहब हों, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हों, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द घूमती रही है। और ये आप समझिए कि जब गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस वक्त से मर्जी सिविल ब्यूरोक्रेसी या खाकी ब्यूरोक्रेसी की चलती रही है।
जो जमहूरियत की बात आपने की, अभी राय साहब भी बात कर रहे थे, जो सवाल था आपका, देखिए जमहूरियत में तो सियासी कुव्वतें सियासी कुव्वतों से बात किया करती हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट तो सियासी कुव्वत नहीं है जी। उस लिहाज से, तो ये बिल्कुल कोई जमहूरी ये यानी वो नहीं है, जमहूरी रवैया नहीं है, अप्रोच नहीं, ठीक। ये और जमहूरी यानी ये जमहूरी मुतालबा भी नहीं है कि मेरे साथ बात करो, ये तो कोई जमहूरियत ना हुई। ये बेसिकली जो हम अक्सर कहते हैं ना जमीनी हकाइक, ये बुनियादी तौर पर जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए खान साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम भी तो पढ़े हैं राहों में, लेकिन ये सूरत कुछ इस तरह से है कि कुछ चीजें हमारे सामने हो रही हैं, कुछ चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं। एक खबर मैं आपको देता चलूं कि अभी पिछले दिनों जो एक हाजिर सर्विस साहब थे कहीं पे, वो किसी साहब के पास गए और उनसे गिला किया कि ये जो आपने जुलाई के दूसरे हफ्ते में किया है ये कोई मुनासिब बात नहीं है, इससे बड़ा मामला खराब हो गया है और ये हो गया और वो हो गया। तो वो जो साहब थे उन्होंने जो कहीं चकवाल में बैठे हुए थे, उन्होंने लातलकी का इजहार किया, उन्होंने मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब ये जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं साबका और मौजूदा के मामलात आपस में उलझे हुए हैं, ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए कहीं ना कोई रास्ता तो खुला हुआ है, कहीं ना कहीं कोई चैनल इस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी आदमी को, आप ये देखिए इवन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब पनामा की बातचीत हो रही थी तो मेरी उन लोगों से बात हुई जो केस पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमें ऑर्डर ये था कि इसको टोटल क्लोज नहीं करना, वो केस में गुंजाइश थी कि इसको टोटल क्लोज किया जा सके और मियां साहब वापस ना आ सके, लेकिन उनको उस वक्त जनरल बाजवा साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये थी कि इस तरह से ये केस नहीं चलाना कि ये वापस ना आ सके, वो अपना राब्ता रखना चाहते थे, उनको ग्राउंड में लेकिन शाहजाद साहब आज हामिद रजा ने एक स्टेटमेंट दी है, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, वाजे कर देता हूं कोई बैकडोर डील या राबता नहीं है, तो वो तो इस बात की जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं। एक बात, हामिद नवाज को क्या पता जी, हामिद नहीं, वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी शद्दो मत से कोई हुकूमत कहती है ना कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम 5 साल के लिए हैं, आप मशकूक हो जाया करें कि यार इसमें कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। अगर वो कहते हैं मुलाकात नहीं हुई, राब्ता नहीं हुआ, और इतनी शिद्दत से और शद्दो मत से वो इसकी अगर तरदीद कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई बात, कोई राब्ता हुआ है। ये मैंने तो कोई राब्ता चल रहा है जी, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, मुझे लगता ये है कि अगले कहीं ना कहीं कोई बात तय पा जाएगी। मुस्लिम लीग नून को शायद कुछ टाइम देना पड़ेगा पीटीआई को, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून टाइम देने को तैयार है। शायद अंजुम साहब से उनका पॉइंट जान लेते हैं। शायद साहब, मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत रख दी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो अभी फिल वक्त हमने रद्द-ए-अमल देखा है, जिसमें अता तारर साहब हैं, वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, और भी बहुत सारे हुकूमत की जानिब से तनकीद ही की जा रही है। क्या ये जो एक फिर से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, दावतें दी जा रही हैं, इनमें कुछ हकीकत में कोई तब्दीली आती नजर आ रही है, एक्सेप्ट होते नजर आ रही है ये मुज़ाकरात की दावतें? शायद साहब देखिए, हमारे यहाँ सियासतदान जो है ना, उनके बयान ऐसी है जैसे हमारे महकमा मौसम याद कहता है ना कि आज बहुत तेज बारिश होगी और उस दिन नहीं होती, बारिश दूसरे दिन जाके होती है। तो इनके बयान पे आप गौर ना करें। बात यह है कि जो इशू हमारे यहाँ चल रहा था कि बानी पीटीआई कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और हुकूमत से नहीं करेंगे, तो भाई यहाँ जमहूरियत तो है। अब वो लूली लंगड़ी है या जैसी भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे तमाम दोस्त जो अभी बात कर रहे थे वो भी जानते हैं जिस तरह की जमहूरियत है। आखिरकार जमहूरियत है, और आपको जमहूरियत में रहते हुए सियासी पार्टियों से बात करनी पड़ती है, और आप जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको पैगाम दे रहे हैं उनके बारे में आपकी राय क्या रही है माजी में, और अब आगे आपको कौन इस चीज की वारंटी हमें दे रहा है कि आप आगे चल के भी उनके साथ जो है आपका रवैया कुछ बेहतर रहेगा। आप सुबह कुछ और बयान देते हैं, शाम को कुछ और बयान देते हैं, पहले आप एक जगह टिक तो जाएं। बात यह है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर एस्टेब्लिशमेंट पर कीचड़ उछाला गया, किसको नहीं पता वो कौन है, किसको नहीं पता कि उसके पीछे कौन है, सब लोगों को पता है। जब पहले सियासी जमातों की तरफ से, नून लीग, पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमातों की तरफ से कहा जाता था कि टेबल पे बैठ के बात करते हैं, तो क्या जवाब मिलता था? देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील हो रही हैं। आपने उस वक्त इनकार किया, आपकी गर्दन का सरिया जो था वो मुड़ नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था, तो आज दूसरे जो है वो भी उसी बात पे अड़े हुए हैं ना कि हम क्यों बात करें। और फिर तीसरी, आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट से पहले आपके कौन से कोई रवाबत
इतने को बेहतर है, आप उनके बारे में आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है। तो मुझे तो नहीं लगता होगा कि कहीं कोई बहुत जल्दी जो है इस पर कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। शायद साहब, लेकिन ये भी तो देखिए आप कि पीटीआई जो है उसका इस वक्त नजरिया क्या है, वो करना क्या चाह रही है। बात वो कभी कहती है कि आर्मी चीफ बाप होता है, फिर कहती है गद्दार होता है, फिर कहती है जानवर होता है, फिर कहती है मीर जाफर होता है, फिर उसके बाद कहती है कि आप सालार हैं, फिर कहती है हम आपसे बात करना चाहती है। वो कौन लोग हो तुसी खान साहब, सम दसो तो सही, व्हाट आर यू डूइंग, आपका नजरिया क्या है, आपका दीन ईमान क्या है, आपका आप वोट किस बात के ऊपर लेना चाह रहे हैं। तमाम सियासी जमातों का नजरिया एक ही है, हम भी रो रहे हैं, यही रोना तो हम भी रो रहे हैं कि भाई आप एक जगह टिके तो सही, आपका स्टेशन कौन सा है, आप टिकना कहाँ चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं। ठीक, आसमा साहबा भी कुछ कहना चाह रही हैं। आसमा साहबा, आपका पॉइंट। यहाँ पे दरअसल बहुत सी बातें हुई, उसमें मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगी। सबसे पहले ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट से क्यों हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट की प्रेजेंस हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई नई नहीं है। ये जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये कोई मनोसलवा आसमान से नहीं मिला, एस्टैब्लिशमेंट का ही आशीर्वाद है। बकिया जहाँ आपने ये बात की कि अगर आपके घर में कोई चोरी करे तो आप चोरी करने वाले से निगोशिएट करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक एराना पे एक डाका पड़ा हुआ है और उस डाके को हम लिव कर रहे हैं। इससे ये नहीं है कि सिर्फ हमें कोई इमोशनली धचका लगा है। लेकिन आसमा बीबी, हम चोर से इंसाफ नहीं मांगेंगे। एक जाने बाप उन्हें कहते हैं कि आपका मैंडेट चुराया है XYZ ने, और फिर आप XYZ को कहते हैं कि मेरे साथ निगोशिएट करे। चोर तो फिर चोर है, आप अगर उसे चोर समझते हैं तो आप उसे एक डिस्टेंस के ऊपर रखें। बात जब नजरी की होती है, असूल की होती है, फिर यह नहीं देखा जाता कि बातचीत किसके साथ होगी, फिर यह देखा जाता है कि मेरा असूल क्या है, मेरा नजरिया क्या है, मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं अपने लोगों को क्या प्रीच कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सवाए इमरान खान की शख्सियत के है क्या? ना कोई नजरिया है, ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना आपकी शहरियत की कोई पॉलिसी है, ना आपको सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए आपके पास नॉर्म्स हैं। आपके पास है तो सिर्फ खान साहब हैं, और खान साहब आज दिन को दिन कहें तो आप दिन कहेंगे, रात कहें तो रात कहेंगे। इस तरह नहीं होता। किसी एक दिन तो हमें इब्तिदा करनी है। मुस्लिम लीग नून बुरा कर रही थी, पीपल्स पार्टी बुरा कर रही थी, हम उन्हें बुरा कहेंगे, लेकिन किसी दिन तो इब्तिदा करनी है। खान साहब अगर ये कहते हैं कि मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरे पास एक नजरिया है, मैं जमहूरी आदमी हूं, मैं डेमोक्रेट हूं, तो लेट्स बिगिन। किसी दिन तो आपको इब्तिदा करनी है, किसी दिन तो स्टार्ट करनी है। इस बात को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि माजी के अंदर किसने क्या किया। आप अपने दामन को साफ रखिए हजूर। ठीक, आसमा साहबा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन का भी तो इशू है ना। देखिए, लेट मी फिनिश, थोड़ा तहम्मुल से सुन लीजिए। मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठी हुई, मुझे मालूम नहीं है कि कौन कब बोलने शुरू हो जाता है, फिर मेरी बात दरमियान में रह जाती है। जी आसमा साहब, अपना पॉइंट बताइए। जी, मैं आपको पॉइंट सुन रही हूँ, आप प्लीज अपना पॉइंट बताइए। सब कुछ हो चुका सर ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताया कि हम कितने डिरेल्ड है, लेकिन एक्चुअली ये जो इस वक्त डाका पड़ा हुआ, ये खान साहब की जेब पे नहीं पड़ा हुआ, ये खान साहब के हक पे नहीं पड़ा हुआ, ये अवाम के हक पे पड़ा हुआ है। जो आप सोशल मीडिया को रोते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, आपको प्रोग्राम आपने ये कर लिया कि सोशल मीडिया में खान साहब ने 50 लाख रोबोट बिठाए और वो बोल रहे हैं। सर वो अवाम है, उनकी आवाज सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें। We are going in a very very extreme position. आप इस वक्त आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें बका किसमें है? उसकी बका इसमें है कि खान साहब और लोग एंड आर्मी शुड कन्फ्रंट, एंड कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब है? बेसिक हमारी बुनियादी बुनियादी वो तैयार है ताकि उनकी गवर्नमेंट बकाया रहे। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी और ये किस किस्म की पार्टीज है जिनके साथ बैठ के बात करनी जरूरी है? बात इस वक्त पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की है। हमें इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे ना कि खान साहब का पॉलिटिकल कैपिटल और कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, हम इस अंधी खाई में गिरते चले जाएंगे और उसका कोई एंड नहीं है। जहां तक आपने बात की कि उसको लोग क्यों फॉलो करता है, लोग खान साहब को क्यों ना फॉलो करें? आप मुझे किसी और की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बता दें, आप मुझे बता दें किसी और ने पाकिस्तान की तरक्की में इन्वेस्ट किया हो, आप मुझे ये बता दें किसी ने पर्सनली अपनी जात में यहाँ पे आके नहीं 16 साल तक लगा हुआ है। आप एक और लीडर आपके लिए क्या करेगा कि वो आपके लिए कम से कम रिस्पेक्टेबल हो। उसके लिए करप्शन का आपको कुछ नहीं मिला तो आपने उसकी बीवी से ताल्लुकात एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां वी नीड डेमोक्रेटिक रीसेट। हम वही बातें जो कि पिछले 75 सालों से सुनते चले आ रहे हैं वो नहीं सुनने के लिए तैयार। हमारे लिए तो आपने फातिमा जिन्ना को भी बना दिया था गद्दार,
But now the people are resisting it. People are resisting this idea. They are following the people who has given them a political ideology. तो जहां तक बात है, पहले भी मैंने ये कहा है, खुद को डिसीव मत कीजिए। इस्टेब्लिशमेंट खुद को लोगों से अलाइन करेगी, और अगर पॉलिटिकल कैपिटल इमरान खान का होगा, बिलावल का होगा, या आपकी मरियम नवाज का होगा, या शहबाज शरीफ का होगा, जिसका पॉलिटिकल कैपिटल होगा उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट अलाइन हो जाएगी। और इस वक्त चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई कि दैट विल बी खान साहब। आसमा बीवी, बात यहां पर यह है कि गद्दार तो नवाज शरीफ को भी कहा गया, गद्दार आज इमरान खान को कहा जा रहा है, तो कल फैज अहमद फैज को भी कहा गया, हबीब जालब को भी कहा गया, मौलाना मदूदी को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी बैठकर उन लोगों के साथ निगोशिएट नहीं की जिन लोगों ने उनको सजा दी। उन्होंने बात की, पब्लिक की, अवाम की बात की। अगर खान साहब ये समझते हैं कि जो माजी के हुक्मरान थे, माजी के सियासतदान थे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की, उन्होंने जमहूरियत के साथ गद्दारी की, दगा किया, तो आज खान साहब क्यों बैठना चाह रहे हैं आर्मी के साथ? खान साहब भी अपने स्टांस के ऊपर रहें, अवाम की ताकत को आजमाएं। आप ये देखिए कि हम सकूते ढाका से सकूते फाटा की जानिब जा रहे हैं। कभी हमें खैबर पख्तूनख्वा की, कभी हमें बलूचिस्तान की एक्चुअल पिक्चर नजर आए, तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहां पर अवाम को अफरा तफरी नहीं, थोड़ा सा अमन चाहिए। अवाम ये चाहती है कि आप पॉलिटिकल मामला, पॉलिटिकल जो एलिट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ डिसाइड करें, ना कि आप फौज को इन मामलात के लिए घसीटें। अगर आज कोई बंदा ये चाह रहा है कि फौज इन मामलात से अलग रहे, तो उसे रहने दें, खींच कर उसे मत लाएं। अगर नवाज शरीफ ने माजी के अंदर गलती की है, अगर बेनजीर भुट्टो ने माजी के अंदर गलती की है, तो ये गलती खान साहब मत दोहराएं, क्योंकि खान साहब कहते हैं मुझ में और उनमें फर्क है। अगर फर्क है तो फर्क को वाजे करे खान साहब। आपका पॉइंट आ गया। शहजाद साहब, डिजिटल दहशतगर्दी की बातें की जा रही हैं, उसके क्रैकडाउन की बातें की जा रही हैं। सर, बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के गिर्द घेरा भी तंग करने की बातें की जा रही है। ये सारा कुछ पॉसिबल है, हो जाएगा, कर लिया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं जो अभी राय साहब बात कर रहे थे ना, राय साहब की मैं इस खासियत की कदर करता हूं कि राय साहब जब जोशी जज्बात और जोशी खिताबत में आते हैं तो फिर कुश्तों के पुश्ते लगा देते हैं। अभी इन्होंने कहा फैज अहमद फैज, तो फैज अहमद फैज को किसने उसकी सजा खत्म करके किसने भेजा उसको बाहर? अच्छा। किसने मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म की और बाहर निकालने का अरेंज किया? ये अपने फैक्ट को सीधा रखें। नहीं, अभी बात सुने ना, अभी आप बात पूरी सुन लेना। पहले आप अपनी बात के दरमियान किसी को बोलने नहीं देते, उसके बाद अगर कोई जवाब देना चाहे तो गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट 76-77 साल से इस मुल्क की एक ठोस हकीकत है, और उसका किरदार भी रहा है सियासत में भी और हुकूमत में भी, कभी छुपे हुए, कभी बिल्कुल जाहिर तौर पे। लेकिन अब वो एक स्टेज आ गई है बकौल अभी जो खातून हमारी बात कर रही थी, उनकी जानिब से जो पॉइंट उठाया कि आसमा साहिबा की तरफ से उन्होंने वैलिड पॉइंट उठाया है कि आखिर इनफ इज इनफ, आपने कहीं ना कहीं बस करना है। अब ये बेसिकली टर्फ की लड़ाई है कि किसने ज्यादा जगह घेरनी है, किसके पास इख्तियार ज्यादा होगा, ये इख्तियार की लड़ाई है। अभी इसको एक साइड पे रख दें। अब इस लड़ाई को अगर आप समझते हैं कि ये बॉट्स के जरिए लड़ी जा रही है और इसमें कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, और बाहर बैठे हुए 5, 7, 10 लोग हैं जिनके नाम आपने सड़कों पर लिख दिए हैं, वो आपको पता चल गया है कि उनको क्या खिताब दिया गया है। मैं उस पर कॉमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि कुछ चीजों से मुझे उनकी भी इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इस तरह गरदारी के फतवे देने पहले भी मुनासिब नहीं थे और अब भी नहीं है। जो डिजिटल दहशतगर्दी का मामला है, देखिए पाकिस्तान के ऊपर तो कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के हवाले से कोई भी आदमी अगर कोई उसके खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात करेगा, तो वो हमारा दुश्मन है और हम उसके दुश्मन है। बाकी ये जो आपसी इख्तिलाफात है, इसमें अगर आप कभी मजहबी तौर पर कोई फतवे देने शुरू कर दें या कभी आप जमीर फरोशी और गरदारी के फतवे बेचना शुरू कर दें, इससे मसाइल हल नहीं होते। वक्ती तौर पे आप दबा लेते हैं कोई ताकत का इस्तेमाल करके, लेकिन मसला हल नहीं होता। तो उसके बाद आप एक छोटी सी फिंसी को आप कैंसर का नासूर बना लेते हैं। अभी आपके पास एक मौका है, आप इस पे कहीं बैठ जाएं, इसको तय कर लें वंस फॉर ऑल कि किसने क्या करना है, कहाँ पे बैठना है, किस हद से किसने आगे नहीं। शहजाद साहब, बैठेगा कौन? एस्टैब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातें या सारी सियासी जमातें बैठेंगी आपस में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये जो आप अगले सेगमेंट में बात करेंगी जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, आपको कोई बंदा क्यों तकलीफ दे? जमात इस्लामी वालों ने कोई ठेका ले रखा है आपका?
बिजली का बिल तो आपका भी मसला है, मेरा भी मसला है, राय साहब का भी मसला है। तो हम में से क्यों नहीं वहां जाके बैठते उनके साथ? ये जो लोग यहाँ पे खड़े होकर टीवी के ऊपर वॉक्स पॉप देते हैं, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली, मेरे अब्बे ने फलां कर दिया, और भले आदमी जाके जहां पे, मैं पूरे दावे से कहता हूं, आप हर शहर में 1-1.5 लाख बंदा आप इकट्ठा कर लें, ये जो अशराफिया आपके ऊपर बैठी हुई है, इसको फैसला करना पड़ेगा कि उसने आपके साथ कैसे डील करना है। कोई आप लोग 2 आदमी आते हैं, कुछ सर पटवाते हैं, कुछ पत्थर चलते हैं, 2-4 लोग अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद कोई निकी मोटी वो एक डील हो जाती है जिसमें वो कहते हैं एक आपको फेस सेविंग मिल जाती है, चले जी हम 25 पैसे फी यूनिट जो है वो कम कर देंगे, और बतदरीज हर महीने 25-25 पैसे आपको कम होते जाएंगे, तो अगर 100 साल में आपका बिजली का यूनिट 6 रुपए का हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना, शहजाद साहब के बानी पीटीआई भी फिर इसी तरह की ही डील करना चाह रहे हैं ना? बानी पीटीआई जो है वो बुनियादी तौर पर ताकत की पोजीशन पर बैठकर पहले अपनी डील करना चाह रहे थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनकी इस पोजीशन को तस्लीम करने से इनकारी है, इसलिए अब लेकिन उसमें नुकसान जो है, डील के साथ डील करना चाह रहे हैं बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि हो सकता है वो पंजाबी में हम कहते हैं कि नीवा दाल है कि गल नूं मुकाना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इस ताखीर में जितना टाइम निकल रहा है, अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। ठीक, शहजाद साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं शाहिद साहब से भी फैजा आपसे, तो फारूकी साहब इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड थी कि पहले इमरान खान अपनी गलती का एतराफ करें और उसको माने और उसके बाद माफी मांगे, तो हम समझे कि खान साहब कदम बकदम लम्हा बलम्हा उसी जानिब चले जा रहे हैं। अच्छा जी, वो आपके सामने है, उसने जो कहा कि मैंने एहतजाज की कॉल दी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ जा रहे हैं। माफी वाली बात, वो माफी मांगेंगे, दैट इज आई रियली डाउटेड कि वो माफी वाली कोई अल्फाज हो सकता है कंच मांग लेना, वो कोई घुमा फिरा के हो सकता है बात कर दे, लेकिन उन्होंने वो 9 मई वाली कॉल तो उन्होंने एडमिट कर ली है। ठीक हो गया। मैं शाहिद साहब से भी जान लूं, शाहिद साहब से एक पॉइंट जान लूं। शाहिद साहब, अजीब सी कंफ्यूजन फैल गई है। अगर हम ओवरऑल देखें कि सवाल किया जाए हु इज इन चार्ज, तो पूरे डिस्कशन में समझ नहीं आ रही और सियासत में भी समझ नहीं आ रही कि हु इज इन चार्ज। अगर तरीके इंसाफ को देखा जाए तो वो ये क्लेम करती है जी एस्टैब्लिशमेंट में आर्मी चीफ है, वो इंचार्ज है। अगर हम हुकूमत को देख लें तो वो कहते हैं कि वो इंचार्ज है। अगर हम इन जत्थों को देख लें जो कि बाहर निकले हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं जी हम इंचार्ज हैं। एक्चुअल में इस मुल्क को चला कौन रहा है, किसके हाथ में अथॉरिटी है, इंचार्ज कौन है? अल्लाह चला रहा है। देखिए बात यह भी अल्लाह के बाद कोई तो होगा जी। शाहिद साहब, अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि शायद वो पंजाबी में कहते थे कि नीवे होके काम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए था कि पानी थोड़ा तो लग गया, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा, सियासी तरबियत जिसकी जिस तरह से हुई है वो उसी तरह से सोचेगा। देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पला है, जो एस्टेब्लिशमेंट के अहकामात को मानता रहा, उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, वो उनकी सोच रखेगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं की गोद में तो सभी पले हैं, कौन सी ऐसी जमात है जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं पली? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कुछ अनोखे लाडले होते हैं जो खेलने को चांद मानते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो मैच्योर हो चुके हैं और अब वो उनको नहीं मानते। अच्छा। बात यह है कि जमात इस्लामी अगर सड़कों पे है तो आपने इस मुल्क में कौम तो बनने ने भी हमेशा मजमा इकट्ठा किया है, तो ये भी एक मजमे की तरह आते हैं। कराची में बहुत जगह, इससे पहले भी इन्होंने जो है वो जब नईमुर रहमान यहाँ कराची के अमीर थे तो वो केल इलेक्ट्रिक के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे एहतजाज किया और उससे उन्होंने काफी लोगों को फायदा भी हुआ। और अब अगर वो रोड पे हैं तो हमें सबको चाहिए, हम सब तकलीफ में हैं, खाली जमात इस्लामी नहीं है, हमें चाहिए उनका साथ दें ताकि ये सबको जो है इससे फायदा हो। जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है कि आए रोज। ठीक हो गया शाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आसमा साहिबा से पॉइंट ले लूं। शाहिद साहब आपका पॉइंट आ गया, आसमा साहिबा से पॉइंट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। आसमा साहिबा, मौजूदा सिचुएशन आपके मुताबिक क्या इशारा कर रही है? कोई ऐसी पेशबंदी है जिसमें कोई मुदाखलत हो सकती है? अभी हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि डील होगी, नीवी लेवे होगी, झुक के होगी, खान साहब को पेन करके होगी। देखिए जी, थोड़ा सा ऐसे इसका कमेंट करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा लेट मी शेयर समथिंग दैट आई अंडरस्टैंड। आपकी हर एक चीज की ना दुनिया में एक कोर कॉम्पिटेंस होती है, हर चीज की। आपकी जो पॉलिटिकल एंटिटीज है उनकी पाकिस्तान में हमारी कोर कॉम्पिटेंस है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट की कॉम्पिटेंस है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे थंब के नीचे, हम जिसको चाहे, जिस लीडर को जिस तरह चाहे मैनिपुलेट कर ले।
आपके पूरा सिस्टम, आपकी स्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज को एक बंदा चैलेंज कर रहा है जो कि अडियाला जेल में बंद है, इमरान खान। आपकी अगर कोई चैनलाइजेशन इमरान खान के साथ होगी तो इन सबको एक सेफ एग्जिट चाहिए होगा। इस्टेब्लिशमेंट को अपना ये एक ट्रम्प कार्ड अपनी पॉकेट में रखना है कि अभी भी हम पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को अपने मुताबिक मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर खान साहब ने इस पूरे अवतार को तोड़ दिया ना, तो फिर देयर इज लाइक नथिंग एस्टैब्लिशमेंट कैन पुट इन हिज पॉकेट आफ्टर सिनेरियो। तो ये डील अगर ये कोई इस तरह से सेटलमेंट या इस तरह से कोई एग्जिट निकलेगा तो इसमें आपको ये ड्रॉ ही नजर आएगा। इसको प्रेजेंट ऐसे ही किया जाएगा कि ये ड्रॉ है। इसमें इस तरह से आपको कोई क्लियर कट के किसकी जीत हो गई, किसकी हार हो गई, कौन बेड हो गया, कौन खड़ा रह गया, ये नजर नहीं आएगा। एवरीबॉडी इज बैक। आसमा सवाई की आवाज़ ने नाज़रीन हम तक पहुंच रही है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये जो जमात इस्लामी ने धरनों का ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में, आखिर ये क्या सूरत हाल पैदा होगी। इस ब्रेक के बाद